हेलो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का आज एक लास्ट लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर के बाद हमारी डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस लेक्चर में हम लोग एच.सी. वर्मा सर की जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की बुक है उस पे बात करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमने बच्चों क्या किया है कि पहले हम लोगों ने बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस डीसी पांडे सर के उठाए हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के कर रहे हैं। तो ओवरऑल मिला जुला करके हमने 20-25 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। अब आप लोग इसके बेसिस पे जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आपको तैयारी करनी है, आप कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मैं हूँ शिवम यादव और ये है आपका प्यारा सा चैनल शिवम करियर पॉइंट। आइए चलते हैं, देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस जो हमारा टॉपिक है बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग एक बार फिर से न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। अभी मैंने बीच में कुछ शॉर्ट्स बनाए, उन शॉर्ट्स का जो व्यूज़ है, रिस्पॉन्स है, वो अच्छा गया है। बट अभी हम लोगों को और काम करना है जो मेन है। देखिए बच्चों, मेरा एक मानना है कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई और जो फन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ाई के साथ साथ मज़े नहीं चलते। अगर पढ़ाई करनी है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, हम लोगों को लर्निंग लेनी है, तो ये एक रिगरस प्रोसेस है। मतलब ये हुआ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम मजाक भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऑल्दो चीज़ें चल रही हैं, बट हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली अपना जो गोल है, करियर है, उस पर फोकस करना है, जम करके पढ़ाई करनी है। और जब मज़े लेने का टाइम हो तो मज़े लेने हैं, उस समय पढ़ाई नहीं करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें बच्चों याद रखनी है। आइए चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कह रहे हैं टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। ओके, जो सबसे पहली इक्वेशन दी है इन्होंने, वो दी है h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो हमें पता है, हमें अभी फार्मूले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फार्मूले जो हैं हमारे आगे पिक्चर में आएंगे। बट हमारा क्या है कि हमें ये चेक करना है कि जो h है और जो इधर सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के जो डायमेंशंस है, क्या वो सेम है या अलग है। अगर अलग होंगे तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, और अगर सेम होगा तो बच्चों डायमेंशनली करेक्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या ये फार्मूला सही है, क्या ये चीज़ सही लिखी हुई है। तो इसमें देखिए, इन्होंने बुक में क्या किया हुआ है, बुक में सर ने बताया है कि भाई, ऑथर ने बताया है कि h जो है वो हाइट है, ठीक है, h हाइट है, मैं लिख नहीं रहा हूं, h हाइट है बच्चों। s कैपिटल S जो है वो है हमारा सरफेस टेंशन, क्लियर है। रो है बच्चों डेंसिटी, r जो है वो रेडियस है, रेडियस भी लेंथ हो गई, और g जो है वो है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं यहां पर। तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h है। h क्या होता है बच्चों, हाइट होती है। तो हाइट, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में हाइट जो है उसकी डायमेंशन क्या होने वाली है, डायमेंशनल फार्मूला l आने वाला है, l टू द पावर 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। ये नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे जो मेरा राइट हैंड साइड है बच्चों, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं s cos थीटा अपॉन रो आर जी। बात क्लियर है। तो देखिए S क्या है, अभी हमें यहां पे करना है, बट यहां पे हमें S अलग से एक जगह निकाल भी लेंगे हम। S मेरा सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं। तो फोर्स क्या हो गया मेरा, फोर्स हो गया बच्चों MLT-2। अगर ना याद हो तो पिछले जो भी लेक्चर्स हैं, बेसिकली लेक्चर 2 अगर आप देखोगे ना डायमेंशनल एनालिसिस में, तो आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी वहां से। और लेंथ कितनी हो गई बच्चों, लेंथ का हो गया मेरा कैपिटल L। तो ये जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ये आया MT-2
2। mt-2 जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया बच्चों वो आया s का cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में मैंने बताया है कि यहां पे कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो आइए s के लिए हम लिखते हैं mt-2 अपॉन, अभी ये डेंसिटी का आएगा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है किलोग्राम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन v। मास मेरा जो है उसकी यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। अगर हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने पर आते हैं तो किलोग्राम यहाँ पे m हो जाएगा मास, और ये हो जाएगा मेरा ml यहाँ पे m अपॉन L3। तो ये हो जाएगा बच्चों ml-3। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम रो की वैल्यू रखने वाले हैं ml-3। ये r है, r जो है वो क्या है? मेरी डिस्टेंस है, रेडियस है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा l, और g है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g के लिए अगर हम लिखेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस पोजीशन पे आकर के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LP-2। बात क्लियर है? यहाँ पे बच्चों हमने क्या लिखा? LP-2। आइए देखते हैं MT-2, ये सारी चीजें आ गई। अब देखें L2 हो रहा है, यहाँ पे L-3 हो रहा है। तो ये जो है L2 और L-3 ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे L-1 बचेगा। ठीक है, M कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ऊपर मेरा आया T-2, हियर L2 L-3 L-1, L2 और L-3 L-1 एंड दिस वुड बी T-2। ठीक है, तो T-2 भी इधर कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों। ये आया 1 अपॉन L-1, या यही क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से चले थे, हमने ये फार्मूला हमको चेक करना था डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हमने देखा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी L आ रही है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी L आ रही है। इसका मतलब हो गया कि जो ये मेरा फार्मूला है ये बच्चों करेक्ट है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। ओके फाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर वो काम करने वाले हैं। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाई रो। एक फार्मूला इन्होंने दिया, इन्होंने कहा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। बच्चों मुझे पता नहीं ये सब क्या है, फार्मूला क्या है, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे केवल और केवल मतलब है कि जो डायमेंशंस है मेरी डायमेंशंस है वो करेक्ट है या नहीं, बस मुझे इतना चेक करना है। तो अभी हम लोग फार्मूले पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि भाई ये क्या आ गया, ये सब तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मुझे आता नहीं है। अब इसके बाद हमने पढ़ाई करना बंद कर दिया केवल ये देख करके। नहीं, हमें मतलब ही नहीं है ना यार, हमको क्या मतलब है? हमको बच्चों केवल ये फार्मूले से मतलब है, फार्मूले में जो बातें लिखी हुई है उससे मतलब है। और देखना है कि भाई इसमें ये जो इसके फार्मूले, ये जो इसकी यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो हमें आनी चाहिए, वो हम पहले ही कर चुके हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो लाइफ में कभी भी हमें घबराना नहीं होता है, चीज़ें देख करके हैंडल करना आना चाहिए, यही स्किल लाइफ में डेवलप करनी होती है बच्चों। तो फार्मूला है मेरा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाई रो, वेयर P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। ठीक है, क्या है? P जो है बच्चों वो मेरा प्रेशर है एंड रो इज डेंसिटी। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखा था। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रेशर जो है V क्या है? V है मेरा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो यूनिट है बच्चों वो है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला है LT-1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों वो है मेरा LT-1। बात क्लियर है? राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ P बाई रो है। ठीक है,
P क्या है? P है मेरा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मेरा क्या है? M इंटू ए। M क्या है? M L T माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया है L2। ओके, M L माइनस 1 एंड T माइनस 2। ये आ गया बच्चों मेरा प्रेशर का फॉर्मूला। क्लियर है? इधर देखिए M L माइनस 1 T माइनस 2, M L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन रो जो आया वो मेरा डेंसिटी है। डेंसिटी का भी एक बार चलिए देख लेते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब M L माइनस 3। ये हो गया, M यहां लिख दिया, L माइनस 3, M कैंसिल हो गया, ये आया मेरा L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन L माइनस 3। तो ये L माइनस 1 ऊपर वाला चला गया, ये L माइनस 3 ऊपर चला गया, ये हो गया मेरा L2। ये रहा बच्चों T माइनस 2। तो जब ये टोटल पावर 2 लगी हुई है, उसके ऊपर की होल पावर 1/2 है, सो दिस वुड बी इक्वल टू LT माइनस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो डायमेंशनल फार्मूला पता किया वो LT माइनस 1 था, और राइट हैंड साइड भी बच्चों LT माइनस 1 था। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी जो मेरा फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट होने वाला है। बात क्लियर करते हैं, ये सब आप बारी बारी से नोट करते चलिएगा। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम से लेकर के और आपके नीट और जेईई एग्जाम तक बच्चों काम आने वाला है। ये आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। एक बात और है जो मुझे आपसे शेयर करनी है कि जब भी हम पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो वो हमारी जो लर्निंग होती है वो लर्निंग प्रोसेस बढ़िया होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें नोट्स मिल जाएंगे, हमें PDF मिल जाएगा और हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, तो उससे बच्चों काम चलता नहीं है। उससे हमको तो लगता है कि यार हमारे पास तो सब है, हमने लेक्चर भी देख लिया और हमने जो है हमारे पास PDF भी है, नोट्स भी हैं, हम पढ़ लेंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वहाँ पे मैपिंग नहीं हो पाती। बहुत ही विरले, बहुत ही यूनिक स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जो देख कर के चीज़ें पढ़ लेते हैं। बात क्लियर है? तो अपने को क्या करना है, अपने को बच्चों बार बार चीज़ें जो है वो लिखनी है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि ये जो प्रोसेस है क्लास 11th और 12th में मेरा जो चल रहा है, यही ये प्रोसेस हमारा नीट और जेईई के एग्ज़ाम में जब हम जाएं तो हमें कहीं भी एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट ना करना पड़े, मीन्स या बहुत कम करना पड़े। मीन्स अगर हम क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, क्लास 12th में भी हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, HCV या जो भी क्वेश्चंस हैं पुराने या प्रीवियस ईयर आए हुए कॉम्पिटिशन्स में, वो हमने फॉलो किया है ड्यूरिंग द बोर्ड, तो ये समझिए कि हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। बट हमें क्या करना है, हमें बच्चों नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ये बात याद रखना है। ये बाद में हमको पता चलता है कि हमें नोट्स बनाना कितना ज़रूरी था। बात क्लियर है? नेक्स्ट आइए देखते हैं। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई PR टू द पावर 4t, पाई PR टू दी पावर 4t अपॉन 8 ईटा L। अब देखो ये फिर से वही फार्मूला कठिन ना दिख रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है अभी हमको। अभी जब हमें केवल जो इसमें जो यूनिट्स फंडा जो ये लिखी हुई है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, बस इनसे मतलब है। इनके बारे में हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं ऑथर। ये कह रहे हैं कि भाई कैपिटल P तो देखो प्रेशर है, ठीक है, R जो है वो रेडियस है, ठीक है, डिस्टेंस है बेसिकली, T क्या है मेरा टाइम है, ईटा क्या है बच्चों, ईटा है मेरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L जो है वो भी लेंथ है, ठीक है। तो देखो P तो हो गया मेरा प्रेशर, R हो गया लेंथ, T भी टाइम हो गया, ईटा हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में क्या अपने को पता है?
हाँ बिल्कुल पता है। हमने ये देखिए, इसको कैपिटल वी को इन्होंने क्या बताया है, कैपिटल वी को इन्होंने वॉल्यूम बताया है। तो देखो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ, या डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि लेंथ में इसके पास 3 पावर है, तो डायमेंशन जो लेंथ में है वो कितनी है, 3 है। अभी आते हैं RHS में, राइट हैंड साइड का देख लेते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड का जब देखा तो ये आया मेरा पाई P R टू द पावर 4T अपॉन 8 ईटा L, ठीक है। अच्छा, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके बारे में एक बात समझ लें भाई। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है भाई, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। म्यू की जगह इन्होंने जो है ईटा को मान लिया है, तो फॉर्मूले में हम लिख लें टाउ इज इक्वल टू ईटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, जैसे मैंने कभी पढ़ा है म्यू पढ़ा है, अब इस बुक में ईटा दिया हुआ है तो हम उसकी जगह म्यू की जगह ईटा लिख ले रहे हैं, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू टाउ अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, ये बच्चों फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे u जो है ये मेरी वेलोसिटी है, डेल्टा y मेरी लेंथ है, और टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस है तो टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ क्या है, mlt माइनस 2, एरिया है L2, डेल्टा u हो गया मेरा lt माइनस 1, और ये जो y हो गया ये हो गया L। थोड़ा सा जल्दी है बट मैं समझ रहा हूं कि राइट नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन जस्ट गो टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। L दिस वुड बी इक्वल टू m L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन T माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आया मेरा m L माइनस 1 T माइनस 1, ठीक है। ये माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, L माइनस 1 T माइनस 2 कट गया, ठीक है, ओके फाइन। चलिए तो देखिए यहाँ पे रखते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारा हो गया m L T माइनस 2 अपॉन L2, तो कितना हो गया m L माइनस 1 T माइनस 2 m, अरे भैया प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है m a क्या है L T माइनस 2 m L T माइनस 2 अपॉन एरिया L2 जब ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये L2 जैसे टाउ है वैसे ही प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस और प्रेशर की सेम होती है, तो यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। L माइनस 2 m L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। अच्छा R ये L टू दी पावर 4 हो जाएगा, और दिस वुड बी इक्वल टू T हो जाएगा बच्चों। और ये जो है ये पाई और 8 जो है ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है। ईटा क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा m L माइनस 1 T माइनस 1, और L हो जाएगा मेरा L, ठीक है। m कट गया, L माइनस 1 खत्म हो गया, ठीक है। T टू दी पावर माइनस 1 ऊपर बचा, T टू दी पावर माइनस 1 बचा, माइनस 1 T से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे L आ गया, L टू दी पावर 4 आ गया, ये आ गया बच्चों L क्यूब। तो देखो बात क्लियर है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हो गई, मतलब ये जो फार्मूला हो गया ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अच्छा एक बात और समझनी, डायमेंशनली करेक्ट है अगर फॉर्मूला तो ज़रूरी नहीं है फार्मूला करेक्ट हो, बात समझ रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट होने का ये मतलब नहीं कि वो फॉर्मूला करेक्ट हो, मतलब उससे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सही है। हो सकता है कि यहाँ पे पाई बाई 8 की जगह पाई बाई 3 होता,
या π/4 होता, तब भी तो डायमेंशनली करेक्ट होता। लेकिन जो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट होता बच्चों, वो तो चेंज हो जाता ना इस कांस्टेंट की वजह से। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है अगर फॉर्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि डायमेंशन या फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है, दैट इज ट्रू। बात क्लियर है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो, अभी 11th है और 11th का भी जो है ना वो पहला लेक्चर, मतलब पहला चैप्टर है। बट हमने 11th के पहले चैप्टर को बहुत ज़्यादा बेस में, डीप में जा करके एनालिसिस करके पढ़ाई करी है बच्चों। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, बेहतरीन लगे, वहाँ से आप नॉलेज गेन करो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये HCV वाली बुक है, ये इस तरह की एक बुक है। ये बुक देखिएगा आप, HC वर्मा सर हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स करके बुक है, बड़ी पॉपुलर बुक है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने इसका नाम सुना था, हमने कभी इसको पढ़ा नहीं था। ये हम ला के रख लेते हैं, बट ये इतनी टफ लगती है उस समय कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती। चलिए, तो उसी से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। ओके, अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। देखो न्यू क्या है बच्चों, इन्होंने बता दिया है न्यू क्या है भाई। न्यू है मेरी फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी। आप लोग ट्राई करो एक बार, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं। ओके, न्यू जो है वो है मेरी फ्रीक्वेंसी, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, और एल जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो आइए न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम कहते हैं इसको 1/सेकेंड। 1/सेकेंड मतलब कि अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने पे आए तो दिस वुड बी 1/t। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा ये LHS है या न्यू है, इसका जो फॉर्मूला हो गया T⁻⁻1 हो गया। सॉरी, T⁻⁻1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या है मामला। आइए, राइट हैंड साइड 1/2 अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। हाँ, m के लिए बच्चों क्या लिखेंगे? कैपिटल M लिख देते हैं। g के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? LT-2 लिख देते हैं। L के लिए क्या लिखने वाले हैं? कैपिटल L लिखेंगे। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m×r²। हाँ, आगे कांस्टेंट्स वगैरह कुछ आते हैं, ऐड होते रहते हैं, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होते हैं, बट उस पर नहीं जा रहे। हमारा जो फार्मूला होता है वो mr² या mk² करके होता है। ठीक है, तो m जो है ये मेरा मास है, कैपिटल M, और r जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया ml2। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जब डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा तो ये कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, हटा देंगे। अंडर रूट के अंदर आएगा मेरा m। ओके, m आया, GLT-2, L की जगह L आया, I की जगह ML2 आया। तो L2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, MM भी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ T⁻⁻2
2, टी टू द पावर माइनस 2 अंडर रूट के अंदर आया तो ये आ गया मेरा टी टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस है वो इक्वल हो गई, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल हो गया, मतलब जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला दिया हुआ है दैट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल बिटवीन द नोट्स। लाइए क्वेश्चन पूरा हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of a string depends, साथ साथ आप क्वेश्चन नोट करो, depends on the length L between the नोट्स। राइटिंग जल्दी में थोड़ा सा इधर उधर हो रही है। द टेंशन F in the string and its mass per unit length its mass per unit length m. Guess the expression for its frequency। फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है या जो एक्सप्रेशन है वो हमको निकालना है। इतनी सारी बातें हमको दे दी गई हैं। तो देखिए हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत प्यारा सा अप्रोच है जो हम पढ़ चुके हैं कि हमको पता है कि भैया जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन चीज़ों पे किस किस तरह से डिपेंड कर रही है। हम रिलेशन बना लें, उसके बाद डायमेंशनली जो है उसको चेक वो करा देंगे, इक्वल करा देंगे और जो वैल्यूज आएंगे उनको निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन डाल देते हैं, हेडिंग रब कर देंगे अभी, तब तक आप लोग नोट कर लोगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एल। जैसे कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए गिटार है, तो गिटार को आप बजा रहे हैं, गिटार में वाइब्रेशन है, गिटार की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इतनी है, मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है। तो वो जो लेंथ एल, जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, उसको मैंने मान लिया कि भैया ये एफ है। फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है वाइब्रेशन की, वो डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, ठीक है, बिटवीन द नोट्स के बीच में ये एल पे डिपेंड कर रही है। यही जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये डिपेंड कर रही है टेंशन फोर्स एफ पे। क्लियर है? अच्छी बात है भाई। स्ट्रिंग जो होती है वो टाइट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक टेंशन फोर्स होता है। जैसे अगर मैंने पहले भी शायद बताया, जैसे ये मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अभी इसको मैं टाइट करता जा रहा हूँ तो टेंशन फोर्स बढ़ता जा रहा है। अभी ये देखो लूज है, इसमें टेंशन 0 है। अभी जब अगर मैं इसको अगर मैं, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अगर मैं हाथ से चलाऊंगा, हाथ से इसको प्ले करूंगा, तो इसमें वाइब्रेशन नहीं आ रहा उस तरह से। बट अगर इसको टाइट कर देंगे जैसे गिटार में होता है, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा और इसमें जो इसका है ये क्लियर होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अभी देखो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गई मेरी टेंशन फोर्स के, और फ्रीक्वेंसी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर यूनिट लेंथ m के। ये इंपॉर्टेंट है कि मास पर यूनिट लेंथ m को हम क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ है भाई साहब ये। क्लियर है? ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर a
फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन फोर्स F टू द पावर B, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ M टू द पावर C। बात क्लियर है? ऑल राइट, A that is B that is C, by combining these three proportional equations क्या आएगा मेरे पास? F frequency is proportional to L की पावर A, F की पावर B and M to the power C। ओके, अभी मैं इसको रब करता हूं। Frequency is directly proportional to L to the power A, force to the power B and mass per unit length to the power C। Frequency is equal to K, some dimensionless constant, L to the power A, F to the power B and M to the power C। Frequency is equal to K। अब एक काम करते हैं, इसमें हम बच्चों क्या करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l0 t-1। बच्चों ये सब काम हम पहले से करते हुए चले आ रहे हैं। के लेंथ तो हो गई हमारी LA, फोर्स हो गया टेंशन फोर्स M L t-2 की पावर B। ओके, और स्मॉल m है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया ml-1। ठीक है बच्चों, ml-1 की पावर C। ओके, K। अब देखो L की पावर एक साथ इकट्ठा कर ले, M की पावर एक साथ इकट्ठा कर ले और T की पावर एक साथ इकट्ठा कर ले। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे। जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं M की पावर एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। M यहाँ पे है, नहीं है यहाँ पे है M की पावर B और यहाँ पे भी है बच्चों क्या, M की पावर C। तो कितना आ गया, M की पावर B प्लस C। ओके, नेक्स्ट आया L को देखो, L की पावर A, L की पावर B, L की पावर माइनस C, A प्लस B माइनस C। ओके, T की पावर -2B। ओके, इधर दिस M0 L0 t-1, दोनों तरफ की जो इक्वेशन है इक्वल के इधर उधर बच्चों, इसको क्या करने वाले हैं हम, कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर कर देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, M के पावर है B प्लस C, यहाँ पे M की पावर 0, तो B प्लस C इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एक इक्वेशन 0। लेंथ की पे है A प्लस B माइनस C और यहाँ पे है 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन है -2B इज इक्वल टू -1। ठीक पे -2B इज इक्वल टू -1। अब देखो तीन इक्वेशन इस तरह की बच्चों हमको मिल गई। अब इसमें से देखो सबसे आसान ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे हमको कुछ वैल्यू मिल सकती है। ए B प्लस C 0 है, अब हमें नहीं पता B -1/2 है, C 1/2 है कि B -1 है, C +1 है कि नहीं। अब दोनों का सम तो 0 है, बट मुझे नहीं पता कि इंडिविजुअली ये वैल्यूज कितनी है, तो इससे तो काम बनना नहीं है। यहाँ पे तीन वैल्यूज हो गई A B C, इससे भी काम नहीं बनना। यहाँ पे देखो B इज इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, B इज इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम B 1/2 अगर रखेंगे तो C की वैल्यू बच्चों कितनी है, -B, या C की वैल्यू मेरी हो जाएगी -1/2। हाँ, अब देखो B की वैल्यू है मेरी 1/2, C की वैल्यू है -1/2, यहाँ पे डाल देंगे। A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, A प्लस 1/2 प्लस 1/2, A प्लस 1 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -1। A की वैल्यू आई -1, B की वैल्यू आई 1/2 और C की वैल्यू आई -1/2। क्लियर है? देखते हैं, ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको रख करके देखते हैं बच्चों। F
इज इक्वल टू के कैपिटल L टू द पावर A, L टू द पावर -1, F टू द पावर 1/2 एंड M टू द पावर -1/2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, K L टू द पावर -1 को नीचे ले जाए तो L हो जाएगा F की पावर 1/2 और M की पावर -1/2, M की पावर 1/2 कर दें, नीचे ले गए, और ये क्या रहा मेरा, F की पावर 1/2। सो ये आया बच्चों K/L √F/M। ओके, सो ये जो मेरा फॉर्मूला आया ये कुछ इस तरह का आया। तो यही हमको निकालना था। K/L √F/M, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी एक्सप्रेशन था। बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही और अच्छी भी लग रही हैं। देखो बच्चों, पढ़ाई अगर अच्छी नहीं लगे तो उसको अच्छा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब हमारे रिजल्ट आने लगते हैं, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, जब फार्मूला हमसे सही क्लिक करता है, जब हम चीज़ें सही करने लगते हैं, तो बस हमें मज़ा आने लगता है। हमें बस वो वाला स्टेज अचीव करना है मेहनत करके कि जब हमें न्यूमेरिकल करके कॉन्सेप्ट समझ करके मज़ा आना शुरू हो जाए। और इतना अचीव करने के पहले बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उस समय हमको अपने जो गोल जो हमने सेट किया उस गोल को फोकस करके उस पर काम करना होता है। अदरवाइज फिर क्या होगा ना बच्चों कि हम धीरे धीरे जो है पीछे होते चले जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना है एट एनी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है I जो है वो करंट है, I करंट है। ओके, R रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ओम्स लॉ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल टू थर्ड। अब इसमें से हम दो कोई क्वांटिटी ले लेते हैं कि भाई हमने कहा V और R का जो प्रोडक्ट है वो I के बराबर है। ऐसा हमने कह दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से हमको क्या करना है, ओम्स लॉ जो है वो हमको फाइंड कंफर्म करना है। ऑब्टेन द ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इन्होंने क्या किया, देखिए R और V का भी हमें ये दे दिया है, डायमेंशनल फार्मूला दे दिया है। तो देखते हैं, हम एक बार निकाल सकते हैं, बट इन्होंने चलिए दे दिया है तो इनको हम फॉलो कर लेते हैं कि R जो है, R का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो दिया ML2I-2T-3, ठीक है। ML2I-2 एंड T-3,
थोड़ा सा टाइम लगा बच्चों, बाहर आंधी आ गई है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, तो वही मैं देखने गया था। तो R का जो इन्होंने डायमेंशनल फार्मूला दिया वो दे दिया ml2i-2 and t-3, और V का दे दिया ml2t-3i-1, V का दे दिया ml2t-3i-1, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया I इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर A एंड I इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर B। I इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर A एंड I इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर B। तो I इज इक्वल टू K V टू द पावर A R टू द पावर B। I क्या है? I करंट है। I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। I की जरूरत नहीं, I डायरेक्ट हम क्या लेते हैं, A ले लेंगे, ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका I हो जाएगा। K डायमेंशन लेस है, V की वैल्यू, V का क्या है ml2t-3 एंड I-1 की पावर A है बच्चों, और R है मेरा ml2i-2t-3 की पावर B। ओके, I इधर लिया, इस तरफ मैंने M और M इधर ले लिया, M टू दी पावर A प्लस B, M टू दी पावर A प्लस B, L टू दी पावर 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B, बहुत अच्छी बात है। I टू दी पावर माइनस A माइनस 2B, माइनस A माइनस 2B, ठीक है। तो इधर I है, यहाँ पे मेरा जो I इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 I1, ठीक। तो A प्लस B मेरा इससे आया 0। अब हम बार बार नहीं करेंगे यार, ये सब बातें क्लियर हो गई हैं हमारी कई बार में। 2A प्लस 2B बराबर भी 0 आ गया बच्चों। I पे माइनस A माइनस 2B इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी देखो A बराबर माइनस B है, यहां से जब हम निकालेंगे तो निकलेगा A इज इक्वल टू माइनस B, यहां पे रख देंगे A इज इक्वल टू माइनस B, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा B माइनस 2B इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू माइनस B, यहाँ से क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस B, A प्लस B हो जाएगा माइनस 2B, माइनस B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू आ गया बच्चों माइनस 1, और A यहाँ से आ जाएगा मेरा प्लस 1, ठीक है। रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं जो हमने इक्वेशन मानी थी, I इज इक्वल टू K V की पावर A, V की पावर 1 और R की पावर माइनस 1। तो यहां से देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे जगह कुछ कम है, I इज इक्वल टू के वी बाई आर, ठीक है। K कांस्टेंट है, हटा सकते हैं क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू होगी जो एक्सपेरिमेंटली आती है। V बराबर आई आर आ जाएगा यहाँ से, यही मेरा जो ओम्स लॉ है या फार्मूला है वो हो गया। तो देखो हमने क्या किया, शुरू में हमने बच्चों I, V और R इस तरह से लिया था, I इज इक्वल टू वी आर माना था, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया वो V इज इक्वल टू आई आर आया बाय यूजिंग डायमेंशनल अप्रोच। बात क्लियर है? आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हमको कुल मिलाकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने थे, बट हमने अलग अलग देखे हैं तो 4 ये फार्मूले 5-6 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। इसके बाद एक लेक्चर और लेकर के आएंगे जिसमें हमारे इसी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चलने वाले हैं, 5-6 न्यूमेरिकल्स उसमें और बचे हुए हैं। उसके बाद हम ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो मेहनत से पढ़ें बच्चों, मेहनत से पढ़ें, खूब मन लगा करके पढ़ो, और केवल पढ़ाई करनी है। अपना अच्छा खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और मेहनत को अपना जो है आप अपना सब कुछ बना लीजिए। ट्रस्ट मी, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा।
और जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, आप अपने दोस्तों को अपनी टीम में शेयर करिए। और बस इतना ही है, लाइक सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से आते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।